बैंक एक ऐसा जगह जहां लोग अपने हार्ड अर्न मनी को रखते हैं ताकि वो सेफ रहे एंड जब चाहे तब वो निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आपका जो पैसा है वो कहीं पर भी सेफ नहीं है, चाहे वो आपका घर हो या फिर बैंक। अभी इंस्टेंटली आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि क्यों नहीं है हमारा पैसा सेफ। हमने तो हमारा बैंक अकाउंट किसी सरकारी या फिर गवर्नमेंट बैंक पर खोला है और वो तो हमारा सरकार भी कहता है कि हमारा जो पैसा है वो सेफली रहता है गवर्नमेंट बैंक्स पे और हम लोग ट्रस्ट भी करते हैं। लेकिन चाहे वो सरकारी बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक हो, वो बैंक सिर्फ आप लोगों का पैसा यूज करना चाहता है जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। क्योंकि अमेरिका का 16th लार्जेस्ट बैंक सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स हो चुका है और आपका बैंक कौन सा इतना बड़ा बैंक है जो ये दावे कर रहा है कि वो इन फ्यूचर कोलैप्स नहीं होगा। और दुनिया में जब भी कोई भी ट्रेड होता है तो ज्यादातर कंट्रीज यूएस डॉलर्स में ही ट्रेड करना पसंद करते हैं, क्योंकि यूएस डॉलर्स वन ऑफ द सेफेस्ट एंड स्टेबल फॉर्म ऑफ करेंसी माना जाता है। यानी इंडिया को अगर कोई भी चीज इंपोर्ट करके लाना है किसी दूसरे कंट्री से, तो फॉर एग्जाम्पल ऑयल से समझ सकते हो कि इंडिया पहले इस ऑयल को, जो भी ऑयल बाहर से इंपोर्ट करके लाता है, उसको पेमेंट करने के लिए इंडिया पहले अपने करेंसी को, रुपीस को यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट करता है, उसके बाद उस यूएस डॉलर से पेमेंट करता है। तो आप लोग ये समझ सकते हो कि यूएस डॉलर्स कितना मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ करेंसी है। और वहाँ का ही अगर 16th लार्जेस्ट बैंक ही कोलैप्स हो जाए तो हर एक इंसान को शॉक तो जरूर लगेगा। तो इसी टॉपिक को हम लोग आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। लेकिन ये टॉपिक बहुत ही बड़ा है तो मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 ये वाला है, नेक्स्ट पार्ट आप लोग अगर देखना चाहते हो देन इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड देन उस बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना। तो वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। A rough week for the banking industry. The collapse of Silicon Valley Bank, the second biggest bank collapse in U.S. history. 4 decades after its creation, Silicon Valley Bank was the 16th largest bank in the U.S. It took just a day and a half for it to fall apart. This is the second biggest bank failure that's ever happened in the United States. Silicon Valley Bank was the home of tech startups, the 16th largest lender in America, and held around $200 billion in assets. It collapsed on March 10th. तो सबसे पहले ये जानते हैं कि बैंक्स काम कैसे करता है। जैसे कि इंडिया में कई सारे बैंक्स हैं, तो कुछ बैंक्स गवर्नमेंट ओन बैंक्स होते हैं एंड कुछ बैंक्स प्राइवेट बैंक्स होते हैं। तो उसी तरीके से अभी करेंटली इंडिया में 34 नेशनलाइज्ड बैंक्स है। उसी तरीके से यूएसए यानी अमेरिका में अभी ऑल टोटल करेंटली 4844 इंश्योर्ड कमर्शियल बैंक्स है अकॉर्डिंग टू फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन FDIC। और ये जो कॉर्पोरेशन है ये अमेरिकन बैंक्स का लाइफलाइन माना जाता है। और वो क्यों है, कैसे है, वो आप लोगों को इस वीडियो को आगे देखने के बाद पता लग जाएगा। तो देखो अभी अमेरिका में 2 तरीके के बैंक्स आते हैं, एक है कमर्शियल बैंक एंड दूसरा है सेविंग्स बैंक। अभी ये जो दोनों बैंक है ये दोनों ही FDIC के अंडर ही आते हैं। और अभी आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि ये जो कमर्शियल बैंक और सेविंग्स बैंक है इन दोनों में से कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा है और हमारा पैसा कहाँ पर सबसे ज्यादा सेफ होगा। तो देखो बैंक्स ये प्रिटेंड करते हैं कि आपका पैसा वहां पर सेफ है, लेकिन एक्चुअल में वो होता है नहीं। और बात है इन दोनों बैंक्स में से कौन सा बैंक में अपना खाता खोलना सबसे ज्यादा अच्छा है, तो आप लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि आपने जो बैंक में खाता खोला है वो बैंक कमर्शियल बैंक के अंडर आता है या फिर सेविंग्स बैंक के अंडर आता है। और जब कोई भी इंसान बैंक का नाम सोचता है देन वो सोच लेता है कि वो बैंक कमर्शियल बैंक ही है, क्योंकि कमर्शियल बैंक में आप लोग डिपॉजिट अकाउंट्स ओपन कर सकते हो फॉर कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस। और आप कमर्शियल बैंक से लोन भी ले सकते हो, जैसे कि कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, कोई भी अपना एसेट मॉर्गेज पे रखकर। एंड दे ऑल्सो टेक रिस्क टू गिव लोन्स ऑन क्रेडिट कार्ड्स। हालांकि क्रेडिट कार्ड होता ही एक लोन के तरह है जो लोगों के आदत को पूरा का पूरा बिगाड़ देता है, लेकिन उससे जो बैंक है वो हायर प्रॉफिट्स भी अर्न करता है और वहां से थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको भी मिलता है हर महीने। तो ये तो था कमर्शियल बैंक का बात। अभी बात करते हैं सेविंग्स बैंक में आप लोगों को क्या क्या फायदे मिलते हैं। यहाँ आप लोग डिपॉजिट अकाउंट्स ओपन कर सकते हो, लोन ले सकते हो, लेकिन लोन लेने के लिए आप लोगों को कोई ना कोई एसेट मॉर्गेज पर रखना ही होगा, उसके बिना आप लोगों को लोन नहीं मिलेगा। और ये जो सेविंग्स बैंक होते हैं ये ज्यादातर कंज्यूमर्स को ज्यादा फोकस करते हैं, ये बिजनेसेस को उतना ज्यादा टारगेट नहीं करते या फिर फोकस नहीं करते हैं। और सेविंग्स बैंक में आप लोगों को इंटरेस्ट भी ज्यादा प्रोवाइड किया जाता है सेविंग्स अकाउंट में। तो अभी आप लोगों को तो एक आइडिया लग गया होगा कि कौन सा बैंक अच्छा है, या फिर दोनों बैंक्स के बारे में पता लग गया होगा कि कौन किस चीज के लिए फेमस है। अभी मेन मुद्दे के बारे में बात कर लेते हैं कि बैंक पैसे कैसे कमाता है। तो देखो पूरा इन डिटेल में तो इस टॉपिक को मैं इस वीडियो में नहीं समझाने वाला। तो अगर आप लोगों को इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो देखना है देन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड देन उस बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस इन फ्यूचर इस चैनल पर जरूर अपलोड करता ही रहूंगा। तो अभी देखो बैंक्स में हम लोग अपने पैसे रख रहे हैं
और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम रख रहे हैं, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग बैंक्स में पैसे रख रहे हैं। एंड हर एक इंसान के अपने अपने बैंक अकाउंट जरूर हैं। अभी हर एक इंसान पैसे डिपॉजिट करता है या फिर विड्रॉ करता है, और जब हम लोग पैसे डिपॉजिट करते हैं तो बैंक उस पैसे को किसी लॉकर में नहीं रखता है। और बैंक का बेसिक फंडा ये है कि उस बैंक को अगर अच्छे से चलना है देन पैसे डिपॉजिट ज्यादा होने होंगे एज कम्पेयर टू पैसे विड्रॉल। क्योंकि मान लो बैंक कुछ ऐसे काम करता है कि मेरे बैंक अकाउंट में अगर 1 लाख रुपए है तो उस 1 लाख रुपए में से 10% ही बैंक खुद के पास रख सकता है, बाकी 90% बैंक को किसी दूसरे जगह पर इन्वेस्ट करना होगा ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके, जो कि है 90,000 रुपीज उसको किसी दूसरे जगह पर इन्वेस्ट करना होगा। एंड उस प्रॉफिट में से हर महीने आप लोगों को कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जरूर देखने को मिलता है आप लोगों के बैंक अकाउंट में। और आप लोग ऐसा समझ सकते हो कि अगर आप लोगों ने एक हाथी दिया है तो आप लोगों को हर महीने इन रिटर्न में एक बिल्ली तो मिलेगा ही। तो बैंक उस 90,000 का क्या करेगा, लोन दे देगा। मान लो कोई इंसान आया है जिसको फैमिली लोन चाहिए या फिर हाउस लोन चाहिए, तो वो क्या करेगा, बैंक क्या करेगा, हर लोगों में से 90% जितना भी अमाउंट होता है उसको इकट्ठा करेगा और बैंक उसको लोन दे देगा और मॉर्गेज में उसका घर रख लेगा। तो अगर वो इंसान अगर वो पैसा पे नहीं कर सका, बैंक उस घर को सेल करके फिर से वो जो पैसा उसने लोन पर दिया है उसका जो मेन प्रिंसिपल अमाउंट है वो इकट्ठा कर सकता है बैंक। अभी उसी तरीके से मान लो बैंक ने 25 लाख रुपीस का वो लोन दिया है, तो जब वो लोन उस बैंक अकाउंट में जाएगा तो वो क्या करेगा, वो तो उस पैसे को बैंक से इतना बड़ा पैसा को तो निकालेगा भी नहीं, वो पैसा बैंक में ही रहेगा। वो क्या होगा, वो फिर से वो किसी दूसरे को ट्रांसफर कर देगा उस पैसे को। तो जब ये ट्रांसफर होता रहेगा तो कोई भी इंसान उस पैसे को हाथ में नहीं लेगा, इतना बड़ा अमाउंट। तो वो जब बैंक के पास ही रहेगा तो उस 25 लाख को भी बैंक फिर से लोन दे देगा, क्योंकि वो पैसा हम लोगों को हाथ में तो मिलता नहीं है, वो इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन रह जाता है। और इसी तरीके से लोन के पैसे को ही लोन पर दे देकर बैंक प्रॉफिट्स अर्न करता है। और मैंने इस चीज को समझाते वक्त आप लोगों को बताया था कि बैंक में डिपॉजिट ज्यादा होने होंगे एज कम्पेयर टू विड्रॉल। ये क्यों बोला था मैंने, क्योंकि बैंक के पास तो इतने सारे पैसे है ही नहीं, उसने लोन पर दे दिया, क्योंकि हर बैंक अकाउंट से 10% पैसा ही बैंक के खुद के पास रहता है। तो जब आप लोग जाकर आपके सारे के सारे पैसे निकालोगे तो बैंक के पास तो उतना फंड्स होंगे ही नहीं, क्योंकि उसने तो सारा चीज कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट कर दिया है जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। तो अभी आप लोग ये सोच रहे होगे कि यार बैंक कैसे प्रॉफिट अर्न करता है। तो अगर आप लोग अभी हाउस लोन लेने जाओगे तो आप लोगों को अराउंड 8.5% टू 10% PA पर एनम का इंटरेस्ट आप लोगों को पे करना होगा। तो वो अगर आप लोग कैलकुलेशन करोगे, अगर आप लोग 20 साल का लोन लेते हो फॉर 25 लाख रुपीज, तो आप लोगों को पे कितना करना होगा, 25 लाख रुपीज तो प्रिंसिपल अमाउंट आप लोगों को पे करना ही होगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को इंटरेस्ट कितना पे करना होगा, 26 लाख रुपीज, यानी आप लोगों को 1 लाख और ज्यादा पे करना होगा फॉर 20 ईयर्स। और अगर आप लोग इसका साल इंक्रीज करते जाओगे तो ये भी अमाउंट बड़ा होता जाएगा। तो अभी आप लोग सोच सकते हो कि बैंक ने प्रिंसिपल अमाउंट आप लोगों को कितना दिया था और बैंक को डबल मिल रहा है, तो बैंक को इसी तरीके से प्रॉफिट होता रहता है। और इसी चीज को कहते हैं मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट। और इसमें क्या होता है कि आपका पैसा लूप पे चलता ही रहता है, एंडलेस लूप है, ये कभी खत्म ही नहीं होता है। और उसी तरीके से बैंक और कई जगह पर पैसे इन्वेस्ट करता है एसेट्स खरीदने के लिए, जैसे कि प्रॉपर्टी हो गया, गोल्ड हो गया, या फिर स्टॉक मार्केट में। एंड उसी की वजह से SBI एंड LIC ने अडानी के स्टॉक्स पर जब पैसे इन्वेस्ट किए थे तो वो पैसे सारे के सारे डूब गए थे। तो उसी की वजह से सारे के सारे न्यूज चैनल्स पर यही सेम चीज दिखाया जा रहा था। एंड इसके ऊपर मैं एक इन डिटेल रिसर्च के साथ वीडियो इस चैनल पर जरूर अपलोड करूंगा। तो अभी बात करते हैं सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में। और ये बैंक अमेरिका का 16th लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक था। और ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मार्च 10, 2023 को बंद हो चुका है। बट बंद होने का बात करने से पहले ये बात कर लेते हैं कि ये स्टार्ट कब और कैसे हुआ। सो सिलिकॉन वैली बैंक वाज फाउंडेड इन 1983 बाय 2 पीपल। वन इज बिल्स बिगरस्टाफ, जो कि वेल्स फार्गो के एग्जीक्यूटिव थे, एंड रॉबर्ट मैडरी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, एंड रॉजर वी स्मिथ जो कि वेल्स फार्गो में ही काम करते थे। उनको इस बैंक का CEO एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया। अभी जो आप लोग वेल्स फार्गो का नाम सुन रहे हो, ये भी एक नेशन वाइड डाइवर्सिफाइड कम्युनिटी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है विद $1.5 ट्रिलियन इन इट्स एसेट। तो फाइनली ये सब डिसाइड होने के बाद इस बैंक को लॉन्च कर दिया जाता है 17 अक्टूबर 1983 को सिलिकॉन वैली बैंक शेयर्स के सब्सिडियरी के अंडर। और अभी आप लोग इस चीज से समझ सकते हो कि ये जो नया बैंक है सिलिकॉन वैली बैंक, ये जब खुला था ये किसके अंडर खुला था, ये जो सिलिकॉन वैली बैंक शेयर्स के अंडर खुला था, यानी इनका ही ये एक सब ब्रांड है। जब ये खुला था उनका 100% शेयर इस बैंक का वही लोग कंट्रोल करते थे, यानी उनके पास ही 100% इक्विटी था। बट उसके कुछ सालों बाद SVB एक फाइनेंशियल ग्रुप बन गया। तो अभी तो ये बैंक स्टार्ट हो गया था, लेकिन अभी एक प्रॉब्लम था, और वो ये था कि अभी स्टार्टअप को फंड करने के लिए उन लोगों के पास भी पैसे होने चाहिए। तो उस बैंक के पास तो अभी पैसे नहीं थे, और वो अगर स्टार्टअप्स को फंड नहीं करेंगे यानी पैसे नहीं देंगे तो उन लोगों को इन रिटर्न में प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। जब वो स्टार्टअप ग्रो होगा तो इन रिटर्न में उन लोगों को इंटरेस्ट भी देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम था, और वो ये था कि स्टार्टअप्स को फंड करना बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है, क्योंकि कोई भी कंपनी या फिर कोई भी बैंक इतना रिस्क नहीं लेता है। अगर उसका आइडिया यूनिक या फिर कुछ अच्छा ना हो देन पैसे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बिकॉज
इन फ्यूचर अगर वो स्टार्टअप ग्रो नहीं हुआ देन बैंक को अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी खो बैठेंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा एक रिस्की सिचुएशन है और इस बैंक ने एक डायलॉग को बहुत ही सीरियसली ले लिया था और वो ये था कि रिस्क है तो इश्क है। रिस्क है तो इश्क है। उसके बाद 100 इनिशियल इन्वेस्टर्स को लाए गए फंड करने के लिए। उसमें से एक थे जिम प्लंकट, NFL क्वार्टरबैक, अमेरिकन फुटबॉलर, एंड पॉल नॉर्टन मैकेंजी जूनियर जो कि एक अमेरिकन पॉलिटिशियन थे। उनको भी इस लिस्ट में शामिल किया गया ताकि इस बैंक का ब्रांडिंग इंक्रीज हो सके एंड देन क्रेडिट भी इंक्रीज हो सके वेंचर कैपिटलिस्ट कम्युनिटी के बीच। और इस बैंक का पहला ऑफिस बना था नॉर्थ फर्स्ट स्ट्रीट इन सैप जोस में। बट इस बैंक को स्टार्ट होने के बाद इन लोगों को कोई भी प्रॉफिट्स देखने को नहीं मिले बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस इन अंडरस्टैंडिंग स्टार्टअप कि कौन सा कंपनी ग्रो होगा या फिर कौन सा कंपनी नहीं होगा। और मैंने यही सेम चीज आप लोग को कुछ ही देर पहले बताया था। तो इस बैंक को लॉस रिकवर करने के लिए ये सारे के सारे शेयर्स सेल करने लगे इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स के पास। और उसके बाद ये बैंक उन सब बैंक अकाउंट्स को बनाकर फंड करने लगे जिन्होंने टॉप टायर वेंचर कैपिटलिस्ट से ऑलरेडी फंड्स ले चुके हैं ताकि ये रिस्क कम हो जाए कि यार वो कंपनी ऑलरेडी कुछ ना कुछ तो इन फ्यूचर जरूर करेगा क्योंकि इन्होंने टॉप टायर वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म से तो लोन लिया ही है या फिर फंड्स उठाए हैं और फेल होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। और इस चीज को हम लोग सिंपली इस तरीके से समझ सकते हैं कि हम लोग लाइफ में वही सेम चीज करते हैं जो किसी सक्सेसफुल इंसान ने किया है, उसी को हम लोग फॉलो करने लगते हैं ताकि हम लोग फेल ना हो। तो ये बैंक वही सेम चीज करने लगा और उन टॉप वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स के नाम थे सिक्वा कैपिटल, न्यू एंटरप्राइजेस एसोसिएट्स एंड किलनिर परकिंस। और आपने अभी तक ये वेंचर कैपिटलिस्ट नाम तो बहुत बार सुना होगा। तो सिंपली ये वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स वो सब इंस्टीट्यूशंस या फिर बैंक्स होते हैं जो आप लोगों के आइडिया को सुनकर वो लोग अगर इंटरेस्टेड होते हैं तो वो लोग आप लोगों को कैपिटल देते हैं ताकि आप लोग उस आइडिया को रियलिटी में बदल पाओ। और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और मुझे पता है कि ये कहानी पूरा नहीं है, अगर पूरा कहानी सुनना चाहते हो या फिर जानना चाहते हो देन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड देन उस बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना क्योंकि इसी हफ्ते में इसका पार्ट 2 भी अपलोड कर दूंगा। तो उसके लिए स्टे ट्यून रहना। और अगर आप लोगों को कोई भी चीज बताना है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो या फिर कोई भी अगर सजेशन देना चाहते हो तो वो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। एंड मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट किसी और वीडियो में। एंड मेरे बाकी चैनल्स के लिंक्स भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे तो वहां पर भी आप लोग जाकर कंटेंट चेकआउट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।